आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 और सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुका है और उसने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है, जबकि चांद के किसी और हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क है। भारत से पहले अमेरिका, सोवियत रूस, अभी रूस कहता है, और चीन के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका से वर्चुअली देखा है। सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो और देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, टूर के हैं। ऐसे उनकी लैंडिंग हुई है और उन्होंने जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्हें बहुत बहुत ज्यादा इसमें मुबारकबाद दी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की शुरुआत 5:30 पर हुई और उसके बाद में बेहद कामयाब रही और 6:04 पर आसानी से उतर गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी का पल है हिंदुस्तान के लिए। पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों और देश के अलग अलग हिस्सों में इस टाइम खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल के लिए सीधे चलेंगे हम उन्नाव, जहां से हमारे संवाददाता सलमान शफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, किस तरह का माहौल है वहां पर? लोगों का क्या कहना है इस सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर? देखिए, जैसे 6:01 हुआ है यहाँ पर, जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, यहाँ पर खुशी का माहौल हो गया। और अगर देखें इस वक्त उन्नाव के जो सबसे मेन चौराहा है, बड़ा चौराहा, यहाँ पर मौजूद है। आतिशबाजी का नजारा हुआ, यहाँ पर लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई है, लड्डू बांटे गए हैं और लोग बड़े खुश से भारत माता की जय, वंदे मातरम का यहाँ पे नारे लगाए गए हैं। तमाम हिंदूवादी संगठन से वो बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पर जश्न मना रहे थे। लोगों को काफी उत्साह है और लोगों ने काफी इंजॉय किया और कहा है कि देश को ये कहीं ना कहीं बहुत ही यादगार ऐतिहासिक पल है जब चंद्रयान 3 यहाँ पर लैंड हुआ है। जी सलमान।
सलमान, मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से आप वहां पर बात करें, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करें, किस तरह के माहौल है वहां के लोगों के बीच में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जी इसमें शामिल है, युवा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमुख लोग मुझसे बात करेंगे। युवा हमारे साथ, क्या नाम है आपका? संग्राम तिवारी। सम्राट, जिस तरह से आज ऐतिहासिक पल था इंडिया के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड फॉर नॉट सिर्फ इंडिया और सिर्फ इंडिया के इम्पोर्टेंट नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट था। अभी हाल ही ये 50 साल बाद अपना एक लैंडक्राफ्ट मिशन भेजने वाले मून पे, इसी एरिया पे लैंड होने वाले, जहाँ पर हमारा चंद्रयान की लैंड हुआ। तो हमारा फ्यूचर हम लोग भेजने वाले थे, तो उनके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल था अपनी इसे डिसाइड करने के लिए कैसे वहाँ की लैंडिंग कंडीशन है, वहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे। इससे पहले रूस ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन सफल लैंडिंग इंडिया ने करके दिखाया। डेफिनेटली ये बड़ी बात है कि पहले के टाइम में था जब हम लोग को देख के लोग हंसते थे कि हम लोग तो फील्ड मिशन करते थे, लेकिन आज हमारे डेटा पर पूरे का पूरा वर्ल्ड निर्भर है। तो ये अगर दुनिया जाएगी कॉपी बात करने के लिए यहाँ पर लक्ष्य निगम है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, लोग इनको जानते हैं, टीवी पे भी आते हैं। इसके बाद लक्ष्य जिस तरह से देश के लिए गर्व का कहीं ना कहीं क्षण है, जिस तरह से हम लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं, खासकर हमारा उन्नाव बधाई का पात्र है, क्योंकि जो वैज्ञानिकों की कोशिश थी उसमें उन्नाव का भी एक वैज्ञानिक शामिल था। तो इसलिए मैं देश की गहराइयों से जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी अथक प्रयासों से विज्ञान जो है सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, और पूरे विश्व पटल पर इसका जश्न बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में जगह जगह लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, अभी हम लोग खुद मिठाई बांट कर आ रहे हैं। तो इसके लिए हर एक वैज्ञानिक बधाई का पात्र है, और ऐसी सफलता केवल हमारा भारत हासिल कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारे इंडिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, एक बार पुनः उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। ये युवा है, कॉमेडियन है, ये भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी पुलिस तिवारी भी मौजूद है। सुनील भैया, आप जिस तरह से देखते हैं सब चीजों को, सफल लैंडिंग हुई है, क्या लगता है इंडिया गर्व से फूल रहा है? बिल्कुल गर्व से फूल रहा है, हर भारतवासी का गर्व से सीधा फूल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, अभी मैं देख रहा था टीवी पे न्यूज से देख रहा था, बहुत से लोग इसका क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका संपूर्ण क्रेडिट जाता है हमारे कलाम साहब को, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मिशन की शुरुआत करी। उनके समय मंगलयान हमारा फेल हो गया, उसके बाद के सिवान साहब जिन्होंने चंद्रयान 1 और 2 जिनका वो भी अभियान फेल हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 और 4 की जो पूरी टीम है, जो इसरो की पूरी टीम है, हमारे पूरे वैज्ञानिक अभी जैसे एक हमारे लक्ष्य निगम कह रहे थे कि वो लोग हैं बधाई के पास, और उन्होंने पूरी मेहनत करी है। हम आज संपूर्ण विश्व हमें देख रहा है। हम कभी सब भारतवर्ष के ऊपर ये लेबल लगता था कि हम पश्चिम को कॉपी करते थे, आज देखिए कौन सी घड़ी आ गई कि आज वो हमें कॉपी करेंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया वालों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया वालों ये सिर्फ हमारे हौसलों की उड़ान की वानगी है, अभी तुम पे पता है करना तुम्हें बाकी है। कुछ लोग कुछ देश जंग में मुलव्विस है, कुछ देश जंग में मुलव्विस है। हम अपने मोहब्बत से, अपने ज्ञान से उनसे फतेह करेंगे। हम अपनी मोहब्बत जैसे ही लैंड हुआ है, सफल लैंडिंग फौरन वो टीवी पे आकर बधाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये शुभ संकेत है, कहीं ना कहीं शुभ कदम सोच के? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसमें जो मेन क्रेडिट जाता है वो हमारी इसरो की टीम को जाता है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लॉजिस्टिक्स के लिए जो भी सपोर्ट किया होगा तो वो भी बधाई के पात्र है, और हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि जो लीडर होता है उसके ही अंतर्गत सारी कार्यप्रणाली चलती है। तो इसलिए वो भी बधाई के पात्र है। हमारे से आपसे बात करेंगे कुछ और यहाँ पर युवा हमारे साथ मौजूद है। ये अरुण गोस्वामी है, और आप सिंगर हैं, आप टीवी में इनको हमने काफी सुना है। अरुण जी, किस तरह से आप लेते हैं आज के ऐतिहासिक पल को? मैं तो सबसे पहले इसरो को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इतना गौरवशाली क्षण है कि भारत के लिए इतना बड़ा पल है। मैं अभी काउंटडाउन देख रहा था टीवी पे, हालांकि, और अभी मुझे ये भी मालूम चला है कि हमारे उन्नाव की एक टीम के सदस्य हैं इसरो की, और वो भी हमारे इसरो में शामिल है। मैं सबको बधाई देता हूँ। ये
भारत का सबसे अच्छा सबसे हाँ जी हाँ तो देखा मोदी किस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व का क्षण है। भारत किस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास जी सलमान, लोग इनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से चंद्रयान सफल हुआ, देखिए बच्चे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, जी सलमान, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज जिसका से एक ऐतिहासिक क्षण था, गर्व का क्षण था कि जो दुनिया नहीं कर सकी वो भारत ने कर दिखाया। बहुत अच्छा लगा, भारत ने करके दिखाया। पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को, गर्व है अब देश से जो आज कोई नहीं कर पाए जो हम लोग नहीं कर सकते। अब दुनिया कहेगी कि भारत को कॉपी करना है। बिल्कुल सलमान, वाकई अब दुनिया जो है वो भारत की कॉपी ही करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सस्ता ये मिशन हिंदुस्तान ने करके दिखाया है वो कोई और नहीं कर सकता था सलमान। बिल्कुल 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 जो अभी तक क्या था कि भारत दूसरों को कॉपी करता था, पश्चिमी देशों को कॉपी करता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को कॉपी करेगी। हमारे बीच लाहौर जो है जिस तरह से आज भारत का इतिहास अच्छा है, क्या कुछ कहना चाहिए किसी किसी है इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, ये जो चंद्रयान लैंडिंग हुई है इसमें मोदी जी को चले जाता है, कैसे बताएं हमारे दर्शकों को कैसे? ये मोदी जी का अथक प्रयास रहा है और इसरो के जो वैज्ञानिक है हाँ उनका भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत है उनका। देखिए तमाम लोग हैं जो अपनी तरह से बधाई दे रहे हैं और क्रेडिट भी दे रहे हैं कि अभी हमारे पास जो संजय ने कहा कि मोदी जी को बहुत अच्छा क्रेडिट जाना चाहिए। और लोग हैं जो दुकान पे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से जिस तरह से आज ऐतिहासिक पल हुआ है उसमें क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज भारत के लिए गर्व का दिन है, चंद्रयान जिस तरह से कहीं कि सफल लैंड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान में बिल्कुल अब पूरी दुनिया भारत को कॉपी करेगी, नकल करेगी। हमारा नाम रूस ने भी एक प्रयास किया था लेकिन उसका प्रयास खराब हो गया था। पहले नहीं जाएगा। कोई ठिकाना नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मोदी साहब देख रहे हैं कि लोगों में दुकानदार हो चाहे वो यहाँ पर रोजमर्रा की काम करने वाले लोग हो, वो बहुत खुश है और बहुत खुश है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सभी बहुत खुश है। जिस तरह से इतिहास अच्छा है भारत में, ये सभी के लिए खुशी का पल है। जी मोदी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान। अभी फिर से जुड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में, हमारे स्टूडियो में कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और फिर एक बार फिर आपसे कनेक्ट होने की मैं कोशिश करूंगा। कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं। एक हमारे यहाँ जॉइंट एडिटर मुंसिफ टीवी के हमारे साथ हैं तबरेज ताज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अलावा हमारे साथ हबीबुर रहमान साहब हैं। उन्होंने इस विषय पर बहुत ज़्यादा गहनता से पढ़ा है और उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी आज जितनी भी रिसर्च है उसके बारे में हम भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे शो में इसमें, और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आज यहाँ पर ये बेहद गौरव का पल है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान ने जो ये कारनामा कर दिखाया है, किसी भी देश ने उस तरह का कारनामा नहीं कर दिखाया। किस तरह से इसको देखते हैं आप, इस कामयाबी को? सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को और ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब को तहे दिल से मैं इंडिया का बहुत मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड इन पर्टिकुलर इसरो के लिए, जो तमाम डिपार्टमेंट्स जो एकजुट होकर इस मिशन को कामयाब करने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किए हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिकली और मोर स्पेशली अगर कहें तो जो लास्ट मोमेंट था, जो लैंडर कितनी उम्दा तरीके से लूनर सरफेस पे जो लैंड हुआ है, वो अक्रॉस द ग्लोब इंडिया को सराहना तौर पे बहुत बड़ा इसरो का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। बिल्कुल। तो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा जो गाइडेंस और नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम और रिमोट सेंसर सिस्टम, ये सारे टीम जो उस टाइम पे जो क्रूशियल रोल अदा किए हैं, उनका एक काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल। और अब जैसा आपने कहा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज कि इंडिया क्या कर चुका है, जी बिल्कुल, ये तो सारी दुनिया देख चुकी है, मगर स्पेसिफिकली अगर टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से हम कहेंगे
तो मैं एक नाज़रीन को, जो आम पब्लिक है, जी जी बिल्कुल, उनको एक मूवी के एतबार से उसका रेफरेंस ये करूँगा, जो कि यूएस की एक मूवी है इंटरस्टेलर, जी, जो इसी तरह के बेस स्पेस मिशन के तौर पे बनाई गई थी जी, मगर उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे उस तो मूवी का? अराउंड 165 मिलियन समथिंग डॉलर्स में हुआ था। ओके, तो अगर जो हमारा मिशन, जो अपना स्पेस मिशन है, जी, वो अगर कंपेयर करेंगे अराउंड 650 और 700 करोड़ पे समथिंग बिल्कुल, बैठा है, बिल्कुल, तो वो 1/3 भी नहीं है इसका। तो एक जो आम नाज़रीन को समझ में आ सके, एक कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर के पैमाने से ये है। अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखेंगे तो जो साउथ पोल रीजन है वहाँ पे अब तक कोई भी, इनफैक्ट रशिया रिसेंटली अगस्त 12 से के थ्रू पहुंचने की कोशिश कर कोशिश किया था, जी, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी था। अगर 1 मिनट और देंगे तो मैं उस पर एलाबोरेट करूँगा कि किस तरीके से एक्चुअली उनका प्लान ये था कि वो भी जिस तरीके से हम प्लान कर रहे थे वो भी वही उसी एग्जीक्यूशन पे पैमल थे। मगर आखिरी पे मरहले में जो अराउंड 100 किलोमीटर का दायरा रहता वो बहुत क्रूशियल पार्ट रहता। तो जब डिसेंड करने का मौका था उस टाइम पे काफ़ी हद तक रीचेबल ऑर्बिट में करीब पहुंचकर वो मिनिमम अनकंट्रोलेबल हो गई ऑर्बिट। ओके, जहाँ पे डिसेंट जो डीप उस करेक्ट लेवल पे होना था जो एग्जैक्ट टाइम पे, वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया विद इन सेकेंड्स इनफैक्ट। तो उसी लेवल से वो उनका जो कह सकते हैं लैंडर वहाँ पे जाके कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से क्रैश हो गया। ओके, तो वो हमारे से इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक ट्राई किए हैं मगर काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लूना 25 के क्रैश होने के बाद से जो हमारा हिंदुस्तान है उसने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कहाँ उनकी गलती रही, जहाँ हमको नहीं करनी है वो गलतियाँ। मगर उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसरो ने काफ़ी 4 साल का जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है जी, उसका आज रियल वर्ल्ड देख रही है। चंद्रयान 2 के बाद से जी 2019 में एग्जैक्टली 2019 में जो चंद्रयान 2 के थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो हम काफ़ी हद तक पहुँच के भी ना पहुँचे उस मंजिल पे, तो उसको कहीं ना कहीं आज जस्टिफाई करे, आज पूरी दुनिया सराहना कर रही है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे मुंसिफ टीवी के जॉइंट एडिटर तबरेज़ ताज हैं। तबरेज़ ताज जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आज हमने भी लाइव देखा, आप भी लाइव में मौजूद थे, आप देख रहे थे, किस तरह का वो क्षण था, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त। जी बिल्कुल मोनिज़ अनवर, आपने सही कहा। वो जो टेरर के 17 मिनट थे, दहशत के 17 मिनट थे, यकीनन जब आप और हम जब पूरी टीम, मुंसिफ की टीम भी जो पीसीआर में देख रही थी कि हमारे भी जो जज्बात जिस तरीके से, यानी हिंदुस्तान से जो हमारी वालिहाना और अटूट मोहब्बत है, हम एक पल के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि अब आने वाला पल क्या होगा, यही हम देख रहे थे। क्योंकि सारे हिंदुस्तानियों की दुआएं जो है इसरो के साइंसदानों के साथ थी। जैसे मुझसे पेशरो हमारे जो है यहाँ के पैनल में शरीक डॉक्टर हबीबुर रहमान जो बता रहे थे, हबीबुर रहमान जो जी, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इसको जो एक्सप्लेन किया साइंसी जुबान में। अगर मैं आज के कामयाबी के बारे में अगर कहूं तो ये समाजी तौर पर भी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जब इंसान, देखिए एक किस्म का नफ्सियाती तौर पे अगर कहूं कि कामयाबी इंसान में मुस्बित सोच और फिक्र को पैदा करती है। आज की ये कामयाबी हिंदुस्तानियों के जहनों में एक मुस्बित सोचो फिक्र को पैदा की है। और यह भी मैं वाजे करता चलूं कि जो हम बचपन से सुनते आए थे कि चांद में जो है एक बुढ़िया है, चरखा चलाती है या कुछ भी पकाती है, इस तरीके की जो मन घड़क कहानियां थे, उन कहानियों पे आज ब्रेक लग गया है। चांद पे जो है, जो उर्दू शायरी में हो या किसी और शायरी में हम सुनते आते थे कि चांद में एक दाग है, अगर महबूब की अगर चांद से तुलना करें या महबूब की अगर तशबीह अगर चांद से करें तो महबूब नाराज हो जाएंगी क्योंकि चांद में धब्बा है। अब हमारे हिंदुस्तान के साइंसदानों ने यह वाजे कर दिया है कि चांद पर अपने मिशन को उतार कर कि चांद कैसे है, साइंटिफिक तौर पे जो है चांद की रिसर्च होगी, चांद के वहां पर क्या मिनरल है, वहां पर रिसोर्सेस क्या पानी है या वहां की आबो हवा क्या है, वहां की सतह कैसी है, वहां पे यानी
ज़मीन का ढलान है या चट्टाने हैं या पानी है, पहाड़े हैं, खुश्क है या झाड़े हैं, दरख्तें हैं, ये सब हमारा जो है चंद्रयान का जो ये मिशन 3 है ये वो हमें बताएगा। और दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान के इसरो के जो है तमाम साइंसदानों को मुंसिफ टीवी की जानिब से अपनी ओर से जो है सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। इस बात पर उनके मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमने अपने हौसले तोड़े नहीं, हमने अपने हौसले तोड़े नहीं। चाहे हमने चंद्रयान 2 के बाद यकीनन हमारी आंखें नम हो गई थी, मगर हमारे हौसले कम नहीं हुए, बल्कि हमने चंद्रयान 2 भी, मैं उसे नाकामी नहीं कहूंगा बल्कि मैं उसे कामयाबी की इब्तिदा कहूंगा। हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, उसी पर हमने आज आगे बढ़ा है। आज दुनिया सारी हमें ये देख चुकी है कि हिंदुस्तान ने चांद के उस मुकाम पर पहुंचा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। दुनिया का वाहिद पहला मुल्क हिंदुस्तान बन चुका है जो चांद के खुतबे जुनूबी पर अपने मिशन को पहुंचाया है। और यकीनन ये देखिए, जो साइंस के तजुर्बे रहते हैं, जो साइंस के इजादात रहते हैं, जो साइंस के तजुर्बों के फवायद, ये आम आदमी को मिलते हैं। अब चांद पे जब मशीन हमने इतना भेजा तो उससे हमारा आज हम ये बात कर रहे हैं, इस साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम घर घर पहुंच रहे हैं। आज जो है यही साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एयरटेल के 628 पर हमारा मुंसिफ चैनल लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है। बिल्कुल, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की इजाद है कि आज घर बैठे अपनी मुट्ठी में जो है लोग अपने फोनों में जो है हमें देख रहे हैं। जब चांद से भी जब हमें जो कुछ इतलात, कुछ वहां के मालूमात हमें ठोस मिलेंगे तो यकीनन हम कामयाबी की और मंजिलों को और मेराजों को पाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सलमान, मेरा सवाल अब आपसे है कि आप वहां पर लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे तबरेज ताज बता रहे थे कि कह रहे थे कि ये जो साइंस की देन है, साइंस ने आज हमें ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं चांद पे जो हमारा ये चंद्रयान 3 पहुंचा है, तो इसके भी फवायद आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। सलमान, मैं अभी हमारे तबरेज ताज जो है वो कह रहे थे कि जो चांद पर आज हमारा ये रॉकेट पहुंचा है, हमारा लैंडर पहुंचा है, और तो इसके फायदे आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। लेकिन जो अगर साइंस की अगर कुछ बात करें, हम कहें कि हमें साइंस ने क्या कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आज साइंस की वजह से हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और जो मोबाइल है वो एक बड़ी देन है, और बहुत सारी चीज़ें। सलमान, तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर आप लगभग 20-25 साल पहले जाएं तो ये सब चीजें बहुत ही, मोबाइल फोन की बात करें तो हम लोग कहीं सपना जैसा सोचते थे कैसे कनेक्ट होंगे। लेकिन अब साइंस इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं, हम और आप कनेक्ट है, ये भी साइंस की देन है। और जैसे कि इससे पहले हमारे कुछ दर्शकों ने बताया कि जिस तरह से भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से कलाम साहब की बात कही है कि कलाम साहब की देन है, तो ऐसे हमारे पास जो वैज्ञानिक है वो भी बहुत आला दर्जे के हैं। और जो काम रूस नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, और हम एक बार एक बेंच मार्क बन चुके हैं, और लोग हमारी नजदीक पेश करेंगे। और जिस तरह से लैंडिंग हुई है उसके बाद बहुत सारे ऐसे नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो समाज में और कहीं ना कहीं आने वाले समय पे दुनिया को बहुत कुछ देने का काम करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सलमान, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं कुछ पल देना चाहूंगा अपने गेस्ट को जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया सलमान, ये सारी जानकारी देने के लिए, उन्नाव से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोगों के जो जज्बात हैं उनको दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर हबीबुर रहमान आपके पास में आऊँगा। मैं अगर इसको देखा जाए, जैसे हमारे तबरेज ताज बात कर रहे थे जी, ये पुराने कुछ साइंस ने हमें कुछ देन हैं जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चांद पर हमारा जो ये लैंडर है बहुत सुरक्षित उतर चुका है। अब सुरक्षित उतरने के बाद और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा, वो क्या क्या जानकारी ये रोवर जो है वो हमें भेजने वाला है? जी बेसिकली ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम देखें जी तो 3 पहलू की बात की गई है। जो पहला, उसमें जो रोवर में इंग्रेडिएंट जो इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट्स है, तो बेसिकली 3 मेजर ऑब्जर्वेशन के तौर पे माना जा रहा है। एक अल्फ़ा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बिठाया गया है जो जिससे केमिकल कंपोजिशन और वहाँ की सॉइल वगैरह टेस्टिंग के लिए किस लायक है और वो सर्वाइव करने के लिए काबिल तारीफ़ है, या हैबिटेबल प्लैनेट जो हम जिस तरीके से हम ज़मीन पर रह रहे हैं तो उसी तरह वहाँ पे वो पैमाना मौजूद है या नहीं है, कि अब कैपेबल है नहीं है, वो टेस्टिंग के लिए। और सेकेंडली लिप्स, 3 स्टेजेस है, लेट मी कंप्लीट। तो लिप्स बोल के हैं जो वो इंड्यूस बूस्ट सिस्टम है, उसमें नॉर्मली जो मिनरल्स रहते हैं
वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स का इससे पहले भी जिक्र किया गया जी। है। तो इनफैक्ट इन पर्टिकुलर कौन से ऐसे मैंगनीज एल्युमिनियम उसके रेशियोज क्या होंगे, इन डेप्थ उस पर रिसर्च किया जाएगा उसके ऑब्जर्वेशन से। और थर्ड है स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री, जिससे पोलराइजेशन ऑफ वेवलेंथ की उससे इंफ्रारेड रेस से हम पता करेंगे कि क्या उसके वेदर आउट कंडीशंस है, या इनफैक्ट देख लेंगे कि ओवरऑल एस्पेक्ट के वो लूनर सरफेस किस लायक है, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक क्रेटर्स काफ़ी हद तक मौजूद है वहाँ पे। अगर एक एग्जांपल मैं कहूँ, एक ऑन एन एवरेज अगर क्रेटर का माना जा रहा है कि 5 किलोमीटर की उसकी मीन डेप्थ रहेंगी, और एलोंगेशन जो लेंथ रहेगा उसका अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर्स के, वैसे बड़े बड़े क्रेटर्स भी मौजूद है। तो वहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शंस कहिए या रियलिटी भी कहिए एक पहलू में, चूँकि वहाँ पे वो रीजन पे सन की जो रोशनी है, किरणें हैं, काफ़ी हद तक बहुत कमतरीन तौर पे वहाँ पे साउथ पोल पे पाया जाता है अक्सर तरीन। तो वहाँ पे एक रीजन ये बन रहा है कि वाटर आइस की रहने की कैपेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि वो जो क्रेटर्स है काफ़ी हद तक डेप्थ है। तो वहाँ पे अगर सनरेज अगर फ्लैट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूनर सरफेस भी पड़ती है, तो वो काफ़ी हद तक उनके गड्ढों पे, जो क्रेटर्स हम कह रहे हैं इंग्लिश में, वो गड्ढों में काफ़ी हद तक नहीं पहुँच पाएगी। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे वाटर आइस काफ़ी हद तक रहने के इम्कान भी है, क्योंकि अक्सर जो लूनर साइकिल का कल भी आपके शो में बताया जा रहा था, हमारे जो गाइड है प्रोफेसर नजमल हसन सर, तो वो इनफैक्ट एक सिंपलेस्ट वे में बताया कि लूनर का जो ऑर्बिट है वो रोटेशन और उसका रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ विद इन द सेम पीरियड है। तो उसीलिए उसको सिंक्रोनस कहा गया। तो एवरी टाइम हम उसीलिए चांद का एक ही मंजर हम देख पाते हैं, द अदर साइड काफ़ी हद तक नहीं देख सकते, क्योंकि वो रोटेशन भी और रिवोल्यूशन एट द सेम टाइम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो जब वो दूसरा पहलू वो सन की और जब रोशनी पड़ेंगी उसकी, जिस तरीके से ज़मीन बीच में है इन दोनों के, तो उस दौरान जब उसकी किरणें वहाँ पे पड़ेंगी तो काफ़ी हद तक वो लेयर पे बहुत कम तरीन पाई जा रही है। मगर वो क्रेटर्स के अंदर जो खड्डे हैं वहाँ पे वाटर आइस के रहने की इम्कानियत है, जो फर्स्ट मिशन पे भी इससे पहले अपने इसरो के मिशन के ज़रिए, चंद्रयान 1 के ज़रिए वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस है बल्कि बताया गया था। तो अभी वाटर आइस अगर है तो उसको अगर डिजोल्व करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट होंगे, तो उससे हमारे को एक नेक्स्ट लेवल इंटरप्लैनेटरी स्पेस मिशंस के लिए और काफ़ी हद तक हैबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए भी काफ़ी इम्कानात निकल के आते हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है ना, किसी भी तरह का वायुमंडल वहाँ मौजूद नहीं है। चलिए, पानी की मौजूदगी अगर मिल भी जाती है तो किस तरह दुनिया वहाँ पर बसाई जाएगी, क्योंकि अगर चलिए पानी से क्या वहाँ पर पेड़ उगाए जाएंगे और किस तरह की चीज़ें की जाएंगी कि आने वाले वक्त में हमें कुछ देखने को मिलेगा? वो तो वेरी एडवांस होगा अभी कहना, मगर अब प्राइमरी स्टेज अगर जो देखा जा रहा है, ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन अगर सक्सेसफुली प्लांटेड हो गए तो काफ़ी हद तक पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पे प्लांट करने का सोच रहे हैं जी, जो कि अभी जैसा आप ISCC इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सप्लोरेशन 3 है ना, तो उसी तरीके से वहाँ पे एक हब बनाया जाने की इम्कानात है। और सेकेंडली वहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो H2O केमिकल फार्मूला है उसका, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकाला जाए तो काफ़ी हद तक जो रॉकेट के लिए एक फ्यूल काफ़ी हद तक पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ से असेंबल करके डीअटैच करना एक फार डिस्टेंस कौन से भी प्लैनेट के लिए या फॉर द बियॉन्ड द सोलर सिस्टम जाने के लिए तो काफ़ी हद तक फ्यूल और कॉस्ट एक्सपेंडिचर बहुत होता। अगर वही लूनर सरफेस में अगर हम अपने को रेडी हाइड्रोजन फ्यूल अगर पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट हो रही है, उस पर अभी रिसर्च गोइंग ऑन चलेगा अभी, तो तब कहीं जाके यहाँ से ओनली नेसेसरी इक्विपमेंट्स ले जाके वहाँ पे प्लांट करेंगे, वहाँ पे असेंबल कर से वहाँ से फार डिस्टेंट प्लैनेट्स को या किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक फ्रूटफुल क्या बोलते प्लेटफॉर्म रेडी मिल जाएगा। बिल्कुल, इसी वजह से। तबरेज़, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बड़ा सवाल अब यहाँ पे है, क्योंकि आज जो हमने मंजर देखा है, मदरसों में दुआ हो रही थी, मस्जिदों में दुआ हो रही थी, मंदिरों में दुआ हो रही थी, गुरुद्वारों में इसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। कहीं ना कहीं इस चंद्रयान 3 ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, एक एकता की एक ताकत दिखाई है। देखिए, जब भी हिंदुस्तान
की बात आती है तो ये चंद्रयान जो है हिंदुस्तान का है, ये अपना है। आज लोगों ने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि ये किसी एक तबके का या किसी एक जात का या किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि ये हम सब का है, ये हम सब हिंदुस्तानियों का है। इसलिए सारे हिंदुस्तानियों ने पूरे फख्र के साथ, सारे हिंदुस्तानियों ने पूरे फख्र के साथ आज दुआएं भी मांगी कि सजदा भी किया कि ऐ अल्लाह हमारे इस मिशन को तो कामयाब फरमा। यकीनन पूरे हिंदुस्तानियों की दुआएं और ख़ासकर मुनीस मैं आपको बताता चलूं कि हमारे उन साइंसदानों की मेहनत आज रंग लाई है, जिन्होंने देखिए कई साइंसदान उस मिशन से जो जुड़े हुए हैं वो 40 दिन और उससे ज़्यादा भी जो है वो अपने घर नहीं गए हैं। उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो ईसार है, वो जो है काबिल सताइश है और काबिल मुबारकबाद है। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरी लगन के साथ, पूरे जुस्तजू के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ इस मिशन को कामयाब बनाया। उनकी मेहनत और हिंदुस्तानियों की दुआएं आज रंग लाई हैं। और यकीनन हिंदुस्तान देखिए अब अगला उसका पड़ाव है। हिंदुस्तान जो है आदित्य की बात कर रहा है, चांद के बारे में मालूमात की बात कर, चांद के बारे में जब हम मालूमात ले रहे हैं तो अब सूरज के बारे में रिसर्च करने के बाद सूरज के बारे में आदित्य की बात करें। आप थोड़ी जैसे ही वो चंद्रयान कामयाब हुआ तो हमारे वजीर आजम ने कहा कि यकीनन आज हिंदुस्तान के साइंसदान अगला जो है सूरज के बारे में भी अपनी तहकीक करेंगे। यकीनन साइंसी तहकीक, आप देखिए साइंसी तहकीक को पूरी आज़ादी देनी चाहिए। साइंस जो है अपनी तहकीक के समरात या फवायद तभी हमें मिलते हैं कि साइंसदानों को पूरी सोचने की, लिखने की और उनको अपने जो मंसूबा है, जो वो सोच रहे हैं उस पर अमल करने की उन्हें जब आज़ादी देंगे तो यकीनन नए नए जो है इजादात हमारे सामने आएंगे और उसके फवायद समाज को होंगे, कौम को होंगे, हर तबके को होगा। आज आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो बदलाव है कि जो लेन देन आज जो है लेन देन का जो है सॉफ्ट लेन देन चल रहा। हर चीज, कोई भी आपको पैसे, पहले क्या था, खौफ था कि मैं किस तरीके से पैसे ले जाऊं, कितने ज्यादा रकम मैं किस तरीके, आप जरूरत नहीं, आप एक स्विफ्ट कार्ड इस तरीके से कर दीजिए, आपका जो है पेमेंट हो जा रहा। ये तमाम चीजें जो है ये साइंस की देन है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं दुनिया में जो है अब आने वाला युग, आने वाला दौर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का है, मसनवी जहानत का है। अब जब हम और आप बैठ के ऐसे बात नहीं कहेंगे, बल्कि जो है एक जो है रोबोट या रहेगा, उसमें चिप रहेगी, वो खुद जो है उसको जिस तरीके का सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा वो खुद अपना काम करेगा। मुमकिन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा भी है। कई आप हम देख रहे हैं, कई चैनलों में जो है एंकर जो है न्यूज भी पढ़े। तो दुनिया जो है साइंस के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो नए नए आप दुनिया, हथेली में जन्नत इस तरीके के पहले कहा जाता था तो लोग समझते कि हथेली में जन्नत क्या होगा, दूर का क्या देखेंगे। आज ये जो सेल फोन आप और हम देख रहे हैं, इसमें जो कहीं की भी बातें हम जो है इस सेल फोन में देख रहे हैं। आज खुद हमने चांद का जो है, इसरो का जो है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि चांद यहाँ से कई दूर फासिला है। बस हम चांद को जो है घूरते थे, चंदा मामा दूर के बाद। लेकिन आज उस चांद पे जब हमारा मिशन वहां पे जो है विक्रम जो है लैंड कर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी, वो 17 लम्हे हमने अपने आंखों से रास्त उसका मुशाहिदा किया। ये साइंस की देन है। बिल्कुल डॉक्टर हबीब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि अभी जैसे हमारे तबरेज़ ताज बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब अगला मिशन जो है वो हमारा शुक्र को होने वाला है और सूर्य के तरफ हमारा मिशन होने वाला है। और न सिर्फ इसकी वजह से, बल्कि मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उन्होंने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने इसके मिशन में बहुत अहम रोल अदा किया। जी इस तरीके से अब एग्जाम्पल एआई का कह सकते हैं, अब रोवर खुद ही एक एआई है। जी बिल्कुल, क्योंकि रिमोट सेंसिंग यहाँ बैठे बैठे एक टेक्निकल पर्सन इजीली एक्सेसिबल कर रहा है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट वो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट की, नॉट ओनली एस्टेब्लिशमेंट, अभी प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैं लाना चाहूँगा, जो वाटर आइस के बारे में मैं कंटिन्यू कर रहा था, तो उसमें एक और टू ऐड ऑन, जैसा कि आपने कहा था कि कैसा हैबिटेबल प्लैनेट उस तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे ह्यूमन और मैनकाइंड। तो जो वाटर आइस है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन सेपरेट किया जाए और ऑक्सीजन सेपरेट किया जाए तो इंसान के सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन काफ़ी है। आई थिंक सो। सो दैट्स द रीज़न ऑक्सीजन के लिए भी एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो उसी वजह से अभी रिसेंटली स्पेस टूरिज्म का भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक स्पेस कोलोनाइजेशन होना शुरुआत
की दौर हो गया। पीएम मोदी आज कह चुके हैं कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से इसरो का ये नया स्पेस एरा शुरू किया है, जो अब काफ़ी अक्रॉस द ग्लोब, काफ़ी हद तक पूरे नेशंस अक्रॉस जो भी है अक्रॉस द ग्लोब, वो काफ़ी हद तक ये टेक्नोलॉजी के पहलुओं से आगे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक अपने को लिए मैनकाइंड के लिए एक नया स्पेस एरा शुरू हो चुका है। जी मोनिस, मैं यहाँ एक बात ज़रूर आपको जी। कहूँगा, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान की जो स्पेस की खलाई तारीख है, खलाई रिसर्च की जो तहकीक की तारीख है, तो हम सबसे सस्ता खलाई जो है सहूलतें हम फराम करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जैसे आपने कहा अब जो है खलाई दुनिया का जो है शुरुआत हो चुकी है, खलाई दौर शुरू हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान उसका जो है सरदार रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है खला के सफ़र के लिए हमारे स्टेशन रहेंगे, क्योंकि हम सस्ते में खला में लोगों को भेजेंगे। ये मेरी उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, 104 सैटेलाइट एक साथ भेज के वही बात कर रहा हूँ, सस्ते में। क्योंकि वही बात मैं कर रहा हूँ कि आज दुनिया के जैसे इजराइल है और कई मुल्कें हैं जो हिंदुस्तान के जो है स्पेस सेंटर से, हिंदुस्तान के इसरो से जो सतीश धवन हमारा जो सेंटर है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ से जो है गैर मुल्की जितने दूसरे मुल्क हैं वो भी यहाँ से, क्योंकि हमने इंतहाई कम कीमत में, अभी जैसे डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा कि एक जो हॉलीवुड की उन्होंने फिल्म का हवाला देते हुए कहा, उससे उसके बजट से कई गुना कम हमारे चंद्रयान 3 का बजट है। बिल्कुल। डॉक्टर बजट की बात इन्हों करें तो ये बजट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की तरफ रागिब करेगा और हिंदुस्तान यकीनन स्पेस का सरदार बनेगा। बिल्कुल, स्पेस का सरदार बनेगा। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर तबरेज ने हमारे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अब पीएम मोदी जो है आने वाले मिशन का जिक्र कर रहे हैं, वो मिशन सूरज को पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा वो जिक्र कर रहे हैं अलग से और कई गिरोह पर पहुंचने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से मतलब इससे पे अब और काम होने वाले हैं इसरो, और क्या नई चीजें हमें देखने को मिलने वाली है? और अगर चांद पे जो कॉलोनाइज वाली बात आप कर रहे हैं वो हो जाती हैं, तो क्या लगता है कि क्या ये इस तरह की जो चीज़ें अब आने वाले वक्त में मिलेंगी तो ये आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना और इनको इन तक रसाई करना? जी बिल्कुल। पहली बात ये कह आपने कि इसरो के फर्दर स्पेस मिशंस क्या रहेंगे नियर फ्यूचर में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर रिसेंट टाइम्स का अगर हवाला देते अगर मैं कहूँ तो उनका प्लान है नियरली, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो गगनयान मिशन है जो मैन मिशन रहेगा। उसमें 3 days के लिए इस एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और फिर उसको हैबिटेबल उनका मूवमेंट और ऑब्जर्वेशंस करके फिर रिटर्न बैक करने का प्लान है। और सेकेंडली मोर इम्पोर्टेंटली आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 स्पेसिफिकली L1 इसलिए कह रहा हूँ कि सन और अर्थ सिस्टम अगर लेंगे या किसी भी 2 मेजर बॉडीज लेंगे, क्योंकि उस वो एक लैग्रेंजियन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोल के है जी, तो वहाँ पे अगर आप खला में देखें या स्पेस में देखें, एवरी बॉडी जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, ये अदर सन और अर्थ और मून और एनी अदर प्लैनेट, तो वो खुद एक ग्रेविटेशनल पुल रखती है, अपनी ओर खींचने की क़ुव्वत रखती है। बिल्कुल। तो एवरी सेलेस्टियल बॉडी हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल टू अट्रैक्ट द अदर बॉडी। तो जितना उसका मास रहेगा वो उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पावर रहेगा जो अपनी ओर खींचे। बिल्कुल। तो इन दोनों का नेट एक्टिंग फोर्स अगर आप कंसिडर किया जाए, जिसको हम थर्ड बॉडी सैटेलाइट के तौर पे कुछ स्पेसक्राफ्ट या कुछ उसके स्टडी के लिए जैसा आदित्य L1 भेजाना चाह रहे हैं, तो हम उसको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, जिसमें 3 कोलिनियर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहा गया और 2 L4 L5 जो इक्विलिब्रियम ट्रायंगुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहा गया। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली अब जो सन का जो आदित्य L1 मिशन भेजाने वाले हैं वो L1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। वहाँ पे उसको डायरेक्टली इट लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो उससे डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन का कुछ उसका रिवलेशन उस पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो 2 सन और अर्थ के एग्जैक्ट नलीफाइंग फोर्स या बैलेंसिंग फोर्स पे उसको प्लॉट करेंगे या स्टेबल कराएंगे। तो वहाँ से वो डायरेक्ट क्लियरली सन का ऑब्जर्वेशन बहुत उम्दा तरीके से करने वाला है, क्योंकि सन के बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स है, अभी तक पॉसिबल नहीं है जो उतने फार अवे डिस्टेंस के या नियर और करीब जा सकने के लिए। तो एक मिनिमल जो
एक पॉसिबल डिस्टेंस है उस पे प्लॉट करके वहाँ से सन का कोरोना को स्टडी करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में, लेकिन एक ऐसा चीज़ जो समझ सकें, एक मिशन को आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि यहाँ से रॉकेट जाता है, फिर किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, और जो आज लैंडर हमारा उतरा है वो सबसे लास्ट प्रक्रिया है, तो इसके बीच की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें शुरू से। या बेसिकली ये 10 फेजेस या 10 स्टेजेस में इसको प्लॉट किया गया है जी। एक्चुअल जो रॉकेट होती है एक पेलोड, हेवी लोड और हेवी फ्यूल के साथ, क्योंकि एक अगर आप ज़मीन और चांद का अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर फासला देखें तो 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक रॉकेट के लिए काफ़ी हद तक फ्यूल ज़्यादा होना पड़ता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो रॉकेट में पेलोड में हमने जो टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर रहता है वहीं पे उसको रॉकेट का जो एक्चुअल इक्विपमेंट है वहाँ पे पेलोड बिठाया जाता है। बाकी जो स्टेजेस है वो एक एक लेवल पे इंड्यूस होते हुए अपने जो भी उसके प्रक्रिया रोल है अपना अदा करते हुए डीअटैच होते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा मास रेड्यूस होगा उसका रॉकेट का बेसिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का वही है, जितना मास रेड्यूस होगा उतना वेलोसिटी गेन हो जाएगी उसको, तो उससे बूस्टअप हो जाएगा वो एक एक लेवल से डीअटैच होते हुए अर्थ ऑर्बिट अगर से लूनर ऑर्बिट अगर प्लान है जो चल चुका है तो वो एक स्टेजेस में हमने किया है। इनफैक्ट अदर नेशन अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे काफ़ी हद तक उनके जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स है वो काफ़ी हद तक सुपर एडवांस है। इनफैक्ट हम भी वही एरा में है, कोशिश कर रहे हैं कि आने वक्त में और पॉसिबली उसका पेलोड के लिए कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, मगर एट प्रेजेंट टाइम्स इफ़ वी कंपेयर द अदर कंट्रीज लाइक रशियन और यूएस, दे आर द मोर एडवांस। तो वो काफ़ी हद तक एट ए टाइम 100 टन्स और अबव देन एक ही एजेक्शन में लेके एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में जाके डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन टारगेट प्लैनेट है या टारगेटेड एलिमेंट है बॉडी है वहाँ पे इजीली असेंबल जाके रीच हो रहा है डिज़ायरेबल टारगेट पे। मगर यही इसरो का अगर देखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल ऑफ टारगेट एलिमेंट और टारगेट बॉडी का उसका क्या बोलते काफ़ी हद तक मदद लेते हुए, क्योंकि नेचर ने हमें खुद दिया है तो क्यों ना हमने उसका फ़ायदा उठाए। अगर इसका सही बेस्ट एग्जांपल अगर आम नाजरीन को समझना है तो वो मार्स मिशन का एग्जांपल देख सकते हैं। वहाँ पे भी स्लिंग शॉट का ये जो एक एक ऑर्बिट में डाल के फिर बूस्ट अप दे के जो सेकेंड इनलार्ज ऑर्बिट में डालते हैं फासले तौर पे, तो वैसा करके लूनर ऑर्बिट को ट्रांसवर्स ऑर्बिट में डाल देते हैं। फिर उसी के ज़रिए वहाँ से फिर मून के ग्रेविटेशन में आने के बाद वहाँ से डिसेंडिंग या डीबूस्ट कहा जाता, एक एक डिसेंडिंग ऑर्बिट में डाल के फिर नियर बाई जो लूनार की पेरी लूनार ऑर्बिट रहती है जो नियरली 30 to 100 किलोमीटर के दायरे में है, जो पेरी लूनार है 30 किलोमीटर है और जो फर्दर पॉइंट ऑफ द लूनार है वो अपोलूनार का 100 किलोमीटर का है। तो वहाँ से डिसेंड करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बहुत सारी प्रक्रिया का जी तो प्रोसेस मराहिल स्टेजेस गुजर के वहाँ पे लैंड। स्टेजेस हमें एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे रोवर अब निकल जाएगा, रोवर निकलेगा तो क्या रोवर जो जानकारी भेजेगा वो सीधा ऑर्बिटर को भेजेगा या वो लैंडर के थ्रू जानकारी हमारे पास होते हुए आएगी? दोनों बेसिकली एट फर्स्ट ऑर्बिटर को जो भी है ट्रांसफर्स करेगा, वहाँ से ऑर्बिटर से हमारे को डायरेक्ट इसरो के सेंटर में पहुंच जाएगी। अच्छा, जो हमारा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने कितनी मदद की है इस मिशन में? जी कैन यू रिपीट? चंद्रयान 3 का लैंडर तो हमारा किसी वजह से वो हो गया था, मैं उसको नाकामी मैं भी नहीं कहूँगा, जैसे हमारे तबरेज़ ताज ने कहा था, मैं कहूँगा कि उसने कितनी मदद की और उस ऑर्बिटर ने जो क्योंकि वो अलग हुआ था लैंडर से और वो आज भी शायद इमेजेस भेज रहा है वहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी काफ़ी हद तक ये मैंने वेरी फर्स्ट कहा था मैंने, ये जो 2019 से टिल नाउ ये 4 इयर्स का जो मेजर कंट्रीब्यूशंस है, तो उस इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सिमुलेशंस के काफ़ी हद तक प्रोसेस किए हैं, जो कलेक्शन ऑफ डाटा वहाँ से गेन होता गया अपने को टाइम टू टाइम, तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे को काफ़ी हद तक इसरो को हेल्प हुई है। तो उसी से वो सिमुलेशन मॉडल्स ऐसे एग्जैक्ट या ऑप्टिमल तरीके से बनाते गए ताकि कुछ एरर पॉसिबिलिटी ना रहे, बाकी ना रहे। तो उसी का एक आप बोल सकते हैं इतनी सारी लोगों का
टोटल क्रू मेंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन था थ्रू अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द इसरो टीम, सो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल हो गया आज। बिल्कुल। तो अब ऐसा लगता है कि जो आने वाले मिशन हैं वो भी और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हद तक। चलिए मैं लास्ट तबरेज़ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि छोटा सा अपना वो दे दीजिए कि किस तरह से आप इस पूरे मिशन को देखते हैं चंद्रयान 3 के, और आने वाले दिनों में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे। देखिए मोनिस अनवर, हम शुरू से जब से मिशन शुरू हुआ इसके ताल्लुक से इतलात जो भी खबरें हमें मिल रही थी वो हमारे नाजरीन तक हम पहुंचा रहे बिल्कुल बिल्कुल। पल पल की जो खबर है, क्योंकि आपको तो मालूम है मुनसिफ टीवी जो है हर खबर से बाखबर रहता है और वही खबर अपने नाजरीन को बताता है जो चाहते हैं। तो हम भी इस मिशन चंद्रयान 3 से जो भी खबरें आ रही थी बाज़ाब्ता इसरो के जो बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर, तो हम अपने नाजरीन को उससे आगाह कर रहे थे, उससे अवेयर कर रहे थे, उससे जो है उन्हें बता रहे थे। तो आज भी हमने वो पल जिनका हिंदुस्तान को, बल्कि हमारे नाजरीन के बशमूल सारे हिंदुस्तान को इंतज़ार था, वो पल भी हम अपने स्क्रीन के ज़रिए मुनसिफ टीवी के ज़रिए हमने नाजरीन को बताया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी इसको पसंद करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में भी इसरो इसी तरह कामयाबी हासिल करता रहे। मेरी ये तमन्ना है, मेरी यही दुआ है कि हमारा जो साइंसी निज़ाम है, जो हमारा इसरो है, जो भी मिशन आगे प्रोजेक्ट वो लेकाएगा उसमें उसे कामयाबी मिले। हिंदुस्तान, मैं बोलूँगा कि आज पूरे कायनातों में अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हुआ है। आज हम हिंदुस्तान के झंडे को गौरव से हम सलाम करेंगे कि आज हमने हिंदुस्तान का झंडा चांद पे गाड़ा है, कर और भी सैयारों पर हम हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़े हुए थे मेरे मुनसिफ टीवी के जॉइंट एडिटर तबरेज़ ताज, डॉक्टर तबरेज़ ताज, और मेरे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर हबीबुर रहमान। आप दोनों का शुक्रिया मुनसिफ टीवी के। मैं भी एक बार जो है मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है उसमें जो है शोबे रियाजी में जो है आप प्रोफेसर हैं, आपकी जो रिसर्च है इसी टॉपिक पे है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे पास दिया है, जिसके लिए मैं भी जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि आपने जो ये जानकारी दी है वो इतनी आसान लफ्जों में दी है कि अगर हमारे नाजरीन इसे समझना चाहें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान ये समझना हो जाएगा कि किस तरह से ये पूरा मिशन होता है और किस तरह से हिंदुस्तान ने कामयाबी जो है वो पाई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने मेज़बान मुनीस अनवर को भी आप दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुनसिफ टीवी के साथ। थैंक यू।